पांगी भी गए। अब इस थर्ड पार्ट में हम आपको लेकर चलेंगे रिकांगपिओ से काजा की बर्फीली बस यात्रा पर। 6 जनवरी तक तो बसेस काजा जा रही थी, पर 7 से 10 जनवरी के स्नोफॉल के बाद से काफ़ी रूट्स अभी तक बंद हैं। काजा वाली बस को भी अभी नाको तक ही भेजा जा रहा था, पर परसों वाली बस माने ब्रिज तक पहुंच गई थी। कल वाली बस काजा पहुंची या नहीं, ये रिपोर्ट तो रास्ते में ड्राइवर से ही पता चलेगी। तो आज 17 जनवरी है, सुबह के 7:15 हो रहे हैं और मैं पहुंच गया हूं रिकांगपिओ बस स्टैंड। ये है अपनी बस मिस 13 यानी 3013 और बस का रिकांगपिओ से चलने का टाइम 7:30 बजे का है। 6-7 ही पैसेंजर्स हैं तो टिकट्स बस में ही मिलेंगे। पीछे राकेश भाई भी शिमला जाने के लिए तैयार हैं और ये हमारी बस के ड्राइवर भूपू वर्मा जी हैं। तो 7:35 पर हम रिकांगपिओ बस स्टैंड से निकल गए। ये बस वर्मा जी को अलॉटेड है और इसकी सारी डेकोरेशन इन्होंने खुद से करवाई है। विंटर सीजन है तो ऑक्यूपेंसी काफ़ी कम है, वरना समर्स में तो ये बस लगभग फुल ही रहती है। अभी पता नहीं कि कहाँ तक जा पाएंगे, तो कंडक्टर साहब ने फ़िलहाल सुमदो तक की टिकट काटी है। और इस कल्पा शिमला बस में भी पैसेंजर्स ना के बराबर ही हैं। राकेश भाई तो यहाँ 5-10 मिनट रुकेंगे, पर हम चल पड़े स्पीति के सफ़र पर। ठंड तो यहाँ पर इतनी है कि पूछिए ही मत। अब ये सामने धूप निकलती देखकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये पोवारी के काफ़ी सारे टर्न्स को अब चौड़ा कर दिया गया है, लगभग डबल लेन ही, वरना पहले तो 1-2 टर्न्स पर बसेस एक बार में मुड़ भी नहीं पाती थी। वैसे भी रिकांगपिओ कड़छम नया रोड बनने के बाद तो ये टर्न्स बाईपास हो ही जाएंगे। अब हम पहुंच गए पोवारी और यहाँ से लेफ़्ट में काजा के लिए टर्न लेंगे। यहाँ से कुछ सप्लाईज बस में भेजी जा रही हैं जो कि सुमदो में उतारी जाएंगी। तो कुल मिलाकर हम 10 पैसेंजर्स हैं, जिसमें से आधे तो स्पीलो तक उतर जाएंगे। इस बस का रूट वैसे शिमला से काजा है, तो आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड पर पीओ काजा क्यों लिखा है।
तो एक्चुअली 2 बसेस इस रूट को कवर करती हैं। शिमला से शाम 6:30 बजे जो बस चलती है वो सुबह 3:30 या उससे भी पहले रिकांगपिओ पहुंच जाती है और फिर रिकांगपिओ में करीब 4 घंटे का ब्रेक होता है। फिर 7:30 बजे एक दूसरी बस यहाँ से काजा जाती है। शिमला से तो एक लंबी 47 सीटर बस यहाँ तक आती है, लेकिन रिकांगपिओ से आगे छोटी 37 सीटर बस जाती है। वैसे ये 7:30 बजे की टाइमिंग्स विंटर्स की हैं। समर्स में तो कभी कभी इसे 5:30 बजे भी कर दिया जाता है, तो हाल्ट सिर्फ 2 घंटे का रह जाता है। शिमला से चलकर ये बस नारकंडा, रामपुर, रिकांगपिओ, पू, नाको और ताबो होते हुए काजा पहुंचती है। शिमला से काजा की दूरी 451 किलोमीटर है और किराया 998 रुपये, जबकि रिकांगपिओ से काजा की दूरी 223 किलोमीटर और किराया 494 रुपये। इस बस की ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती, सिर्फ काउंटर टिकट्स ही अवेलेबल हैं। कई बार आपने हमीरपुर से काजा रूट की बस भी देखी होगी, वो बस भी इसी बस के साथ कनेक्टेड है। वो दोपहर 12:30 बजे हमीरपुर से और रात 8 बजे शिमला से चलती है और यहाँ रिकांगपिओ में सुबह 4:30-5 बजे पहुँच जाती है। ये नेसंग रिकांगपिओ बस है, लेकिन आजकल स्पीलो तक ही चल रही है। पोवारी से स्पीलो का ये स्ट्रेच काफ़ी नीचे है और ऊपर खड़ी चट्टानें भी हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ नहीं है। ये बस पू से रिकांगपिओ जा रही है और फिर आगे शिमला जाएगी। इस सुंदर सतलुज नदी के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सैंड से लेकर खाप संगम तक सतलुज नदी NH5 के साथ साथ ही चलती है। ये तिब्बत के रक्षताल झील से निकलती है और शिपकिला से किन्नौर में प्रवेश करती है। पिछले 2 सालों में रोड्स काफ़ी अच्छे और चौड़े हो गए हैं, तो स्नो क्लियर करना भी आसान हो गया है। ये अकपा गांव है और हम रिकांगपिओ से 22 किलोमीटर्स आ गए हैं और टाइम 8:30 बज गए हैं। ये अकपा चेक पोस्ट है और इस रूट पर आने वाली 3 चेक पोस्ट में से पहली। यहाँ बस या फिर अपनी पर्सनल गाड़ी की डिटेल्स रजिस्टर करवानी पड़ती हैं। ये बस के कंडक्टर सौरभ भाई हैं और अभी हाल ही में इन्होंने जॉब स्टार्ट की है। ये बेसिकली धर्मशाला से हैं और ये काजा साइड इनकी पहली जर्नी है। धूप तो 7:30 बजे दिखना शुरू हो गई थी, पर अभी तक पास नहीं आ पाई क्योंकि हम काफ़ी डाउन में हैं और धूप अभी ऊपर पहाड़ों पर ही है।
9 बजे हम स्पीलो पहुंच गए। यहाँ पर बस का ब्रेकफास्ट हाल्ट होगा। मैक्सिमम शॉप्स तो बंद ही हैं। ये बस के पैसेंजर्स और स्टाफ के लिए ढाबा खुला है। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। खाने में रोटी, सब्ज़ी और चाय है। चलो चलो चलो। 20 मिनट यहाँ रुकने के बाद हम आगे चल पड़े। और अब तो बस लगभग खाली सी ही हो गई है। मेरे अलावा बस 3 ही पैसेंजर्स हैं बस में। ये नीचे वाला रास्ता नेसंग गांव की तरफ जाता है और अब जाकर फाइनली धूप मिली। वैसे HRTC की जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि ऐसे दुर्गम इलाकों में HRTC पैसेंजर्स कम होने का हवाला देकर कभी रूट्स बंद नहीं करता। चाहे 2-4 ही सवारियां हों, लेकिन रूट्स चलते रहते हैं। बस रास्ते बंद होने की स्थिति में ही रूट बंद होते हैं। वैसे कम सवारी वाले मंथ्स में छोटी बसेस या फिर ट्रैवलर से काम चलाया जा सकता है। दस बजे हम पूह पहुंच गए। ये ऊपर वाला रोड पूह गांव की ओर जाता है। पूह के बाद फिर डबलिंग ब्रिज आता है और ये इस रास्ते की दूसरी चेक पोस्ट है। यहाँ से फिर नदी थोड़ी थोड़ी जमी हुई भी दिखने लगी है। और ये देखिए, ये नाला तो पूरा ही जम गया है। 10:20 पर हम पहुँच गए खाप संगम। यहाँ सतलुज और स्पीति नदियों का संगम होता है। यहाँ से हम सतलुज का साथ छोड़कर स्पीति नदी के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। खाप संगम से थोड़ा पहले ऊपर को खाब और नमग्या गांव को रास्ता जाता है और वहीं आगे शिपकिला भी है। शिपकिला एक माउंटेन पास और बॉर्डर पोस्ट है और सतलुज नदी इसी पास से इंडिया में एंटर करती है। शिपकिला का एल्टीट्यूड 3930 मीटर है। ये पास इंडिया और तिब्बत के बीच व्यापार का तीसरा पास है। इसके अलावा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड में लिपुलेख पास भी इंडो तिब्बत ट्रेड के लिए यूज़ किए जाते थे। 1959 तक तिब्बत के शिपकी गांव और यहाँ किन्नौर ज़िला के नमग्या गांव के बीच बार्टर सिस्टम के थ्रू व्यापार चलता था।
1962 के इंडो चाइना वॉर के बाद यहाँ से व्यापार बंद हो गया था, पर 1993 में इसे रीएस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब इस पास को बस एक छोटा सा रोड जाता है और छोटा मोटा व्यापार भी होता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर के बाकी पासिस की तरह ये पास भी अब नॉन रेजिडेंट्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है। सिर्फ यहाँ के लोकल लोग ही स्पेशल परमिट बनाकर छोटा मोटा व्यापार करने तिब्बत जा सकते हैं। यहाँ जून से नवंबर के बीच ट्रेड होता है और लोकल लोगों को मई तक रजिस्टर करना होता है। फिर आ जाते हैं ये लूप्स, जिनका नाम काजिक्स या का लूप्स है। बेसिकली 2400 मीटर के खाप संगम से अब 3625 मीटर पर बसे नाको तक ऊपर लगातार चढ़ाई है और स्टार्टिंग के ये कुछ लूप्स बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। यहाँ ड्राइव में तो आपको मज़ा आ जाएगा, लेकिन हमेशा ये ऐसे नहीं थे। पहले ये लूप्स इतने संकरे थे कि बस एक बार में मुड़ भी नहीं पाती थी। जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे नीचे के व्यूज़ उतने सुंदर होते जाएंगे। नाको से पहले ये छोटा सा गांव का आता है, जिसके नाम पर ये लूप्स हैं। समर्स में तो आप स्पीति का अनप्लान्ड ट्रिप भी कर सकते हैं, पर विंटर्स में आपको थोड़ी प्लानिंग ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सब अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। सबसे पहला काम है वेदर चेक करना। जैसे अगर रिसेंट स्नोफॉल हुआ है तो चेक करें कि रोड्स खुल गए हैं या नहीं, बसेस चल रही हैं और कहाँ तक चल रही हैं। विंटर्स में तो यहाँ हफ्तों, यहाँ तक कि महीने तक फंसने के भी चांसेस रहते हैं। अगर खुद की गाड़ी से आएँ तो बर्फीले रास्तों पर ड्राइव का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हार्ड ब्रेक का मतलब है सीधा खाई में। अब तो रोड पर भी बर्फ़ मिलने लगी है और इतनी बड़ी बस यहाँ चलाना भी अपने आप में एक बहादुरी का काम है, क्योंकि रोड स्लिपरी हैं और ऐसे में दुर्घटना के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये लेओ कैंची है और ये नीचे वाला रोड लेओ और हांगो के लिए जाता है। हमारी हांगो की बस यात्रा का लिंक ऊपर स्क्रीन पर है, आप उसे भी ज़रूर देखें। विंटर एक्सपीरियंस में ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि विंटर्स में पानी जम गया होता है, तो ड्राई टॉयलेट्स ही एक्सपेक्ट करें और बेसिक एकोमोडेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि होटल्स इस टाइम बंद होते हैं तो होम स्टेज ही मिलेंगे, वो भी इक्का दुक्का। अपने साथ कैश भी पूरा रखें, क्योंकि इस टाइम शॉप्स और एटीएम वगैरह बंद भी हो जाते हैं।
टेम्परेचर यहाँ दिन में मैक्सिमम 5-7 डिग्री जाता है और रात में -10 या फिर उससे भी नीचे चला जाता है, तो अपनी तैयारी पूरी रखें। दूसरी चीज़ ये भी है कि गाड़ियों का डीज़ल भी जम जाता है, तो आपको हर कुछ घंटों में गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी और रात को भी उठकर 15-20 मिनट इग्निशन ऑन रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, आपको स्पीति के मैक्सिमम गांव तो स्किप ही करने पड़ेंगे, जैसे धनकर, डेमूल, लांगजा, कोमिक, क्योंकि यहाँ इतनी स्नो होती है कि रोड्स पूरे बंद हो जाते हैं। तो ट्रैक करके जाना ही एक ऑप्शन है, जो कि अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम है। चंद्रताल लेक भी आप सर्दियों में नहीं जा पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान इस मौसम में रखना पड़ेगा। और यहाँ से तो हांगो वाला रोड और ख़तरनाक दिखता है। वो रोड वैसे ही इतना संकरा और ख़राब है, ऐसे बर्फ़ के टाइम में तो वहाँ बस चलाने का सोचा भी नहीं जा सकता। हांगो की बस सर्विस यूजुअली मार्च तक रिज्यूम होती है। यहाँ फिर ड्राइवर साहब ने एक छोटा ब्रेक लिया, क्योंकि उनके हाथ काफ़ी ठंडे हो गए थे। बस में मेरे अलावा जो 3 पैसेंजर्स हैं, उनमें ये 2 लोग दिल्ली से आए हैं और साथ में ये ऑफिसर हैं जो सुमदो तक जा रहे हैं। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और मुझे याद नहीं कि हमें कोई गाड़ी आती जाती मिली हो। बस 1-2 पिकअप्स मिली, तो उसका मतलब ये है कि अगर अपनी पर्सनल गाड़ी से विंटर्स में आ रहे हों तो तैयारी पूरी रखें, क्योंकि हेल्प के ऑप्शंस कम हो जाते हैं। 10-15 मिनट यहाँ धूप सेंकी और अब कुछ अच्छा लग रहा है। ये नीरज और अंजलि हैं, जो कल शाम को शिमला से चले थे और फिर कड़कती ठंड में सुबह 3 से 7:30 बजे तक रिकांगपिओ बस स्टैंड में ही थे। इनका भी विंटर में स्पीति घूमने का बहुत मन है। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम अभी तो शिमला से आ रहे हैं। हमें 1-2 महीना हो गया वहाँ पे स्टे करते हुए। तो हम मतलब यूजुअली प्लान था हमारे ऐसे कि विंटर स्पीति करना एक बार, पर वो कभी होता नहीं था। हाँ। तो एक बार बोला चलो बस में चलते हैं, तो अभी आ गए। वैसे कहाँ से हो? वैसे दिल्ली से। अच्छा, तो अभी क्या प्लान है? मतलब स्पीति में कितने दिन, क्या से क्या? स्पीति में दिन का तो कुछ नहीं है, मतलब 1 दिन मैक्सिमम 2 दिन, वरना फिर यहीं पे 1 महीना रुकना पड़ जाएगा, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब हैं। और यूजुअली अभी ये जो बस में हम जा रहे हैं, ये काजा तक हमने ली है, लेकिन रास्ता ख़राब है, सुमदो तक जाएगी। तो फिर वो सुमदो के आगे देखना पड़ेगा, अगर रास्ता ठीक होगा तो बस वाले जाएंगे, अदरवाइज फिर इनके साथ यू टर्न लेना पड़ेगा, या ही चेक करेंगे, देखेंगे। हाँ जी वही। मतलब आज कल में आगे तो फिर ठीक है। हाँ, आज कल में आगे तो ठीक है। अगर ये बस आज चलेगी काजा, तो फिर चांसेस हैं कि परसों भी बस आएगी और फिर शायद हम उसमें वापस आ जाए। फिर हम यहाँ से आगे चल पड़े। ये बस यहाँ डाक सेवा का काम भी करती है। बेसिकली रिकांगपिओ से इस तरफ पड़ने वाले सारे गांव का एक एक बैग बना दिया जाता है और गांव का कोई बंदा यहाँ रिसीव कर लेता है। वापसी के लिए भी ऐसा ही किया जाता है। पीओ के लिए है ना? पीओ के लिए अंकल? पीओ के लिए है ना? ठीक है जी। अब हम नाको पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ सर्दियों में भी डंगे बनाने का काम जारी है। परसों मुझे लगा था कि बस नाको तक ही जाएगी, तो मैंने यहाँ 1-2 होटल्स में कॉल किया था कि अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो मैक्सिमम होटल्स तो बंद हैं, पर उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के पास एक होम स्टे ओपन है। पर अब बस सुमदो तक जा रही है, तो मैंने नाको में रुकने का ख्याल छोड़ दिया।
11:30 बजे हम नाको पहुंच गए। यहाँ तो कुछ खुला नहीं लग रहा। इवन ये कांगड़ी ढाबा भी बंद है। शायद पीछे की तरफ कोई एक आध होम स्टे ओपन होगा। नाको में अब BSNL के साथ साथ जियो का नेटवर्क भी है। शायद अब एयरटेल भी यहाँ आ गया है। नाको में नाको लेक के अलावा नाको मोनेस्ट्री भी एक मेजर अट्रैक्शन है। अगर फ्रोज़न लेक देखना चाहते हैं तो एक्सट्रीम विंटर्स ही ऑप्शन है, वरना मई जून का टाइम बेस्ट है क्योंकि तब तक हर तरफ ग्रीनरी हो जाती है। नाको के बाद ये मलिंग गांव आ जाता है। और अब हम चढ़ रहे हैं मलिंग नाला की चढ़ाई। नाको जहां 3625 मीटर पर बसा है, वहीं मलिंग नाला 3875 मीटर पर, और इस रूट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट यही है। काजा का एलिवेशन 3800 मीटर है और मलिंग नाला तो उससे भी ऊपर है। यहाँ हमेशा मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है क्योंकि मिट्टी और पत्थर हमेशा गिरते ही रहते हैं और आजकल स्लिपरी रोड्स तो और काम ख़राब करता है। आज भी यहाँ पर कुछ काम चल रहा है तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। नाम तो इसका नाला है पर बेसिकली ये एक पास ही है और इस रोड का सबसे डेंजरस स्ट्रेच भी है। ये स्ट्रेच लैंडस्लाइड प्रोन है और पास्ट में बहुत सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। अब तो फिर भी यहाँ रोड है, पहले तो मानो दलदल से होकर ही निकलना पड़ता था। नीचे से इन वर्कर्स के लिए चाय भी भेजी गई है। वैसे सच में सल्यूट है इन वर्कर्स को जो इतनी ठंड और इन खतरनाक जगहों पर काम करते हैं। वो सामने टर्न पर एक मंदिर भी है। हिमाचल में ऐसे तीखे टर्न्स पर जहां एक्सीडेंट्स होते हैं वहां अक्सर ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स बना दिए जाते हैं।
इसके बाद हम मलिंग से नीचे चांगो की उतराई उतरेंगे। यहाँ भी थोड़ा जाम है, शायद रोड क्लियरेंस का काम चालू है। पर जल्दी ही ट्रैफिक क्लियर हुआ और ये सामने से काजा शिमला बस भी आ गई। ये वही ड्राइवर हैं जिनसे मैंने कल रिकांगपिओ में रोड का स्टेटस पूछा था। फिर दोनों ड्राइवर्स ने रोड का हाल शेयर किया और काजा से आने वाले ड्राइवर ने बताया कि वो हुरलिंग तक ही गए थे। ताबो से काजा का रोड बड़ी गाड़ियों के लिए अभी सेफ नहीं है। रोड के काम के लिए आगे रोड फिर से बंद करना है तो हमें जल्दी से निकलने को कहा गया। मैं तो बाहर था और कंडक्टर के बुलाने पर फटाफट बस की ओर भागा। अब मैं आगे वाले दरवाजे की तरफ भाग रहा था और किसी ने मेरे लिए पीछे वाला डोर खोल दिया और मैं फुल स्पीड में ज़ोर से दरवाजे से टकराकर दूर गिरा। 2 मिनट तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या और लगा कि कोई हड्डी टूट गई और साथ में कैमरा का लेंस खो गया। ये अंदर वाला कैमरा बस में माउंटेड था और यहाँ स्टाफ परेशान हो रहे थे कि अगर लेट हुए तो 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने 2-4 मिनट वेट किया पर लेंस नहीं मिला और मैं वापस बस में चढ़ गया। फिर हम यहाँ से निकले। दरवाजे का हैंडल एक्चुअली मेरी चेस्ट पे बजा और ठंड में तो और ज़्यादा दर्द हो रहा था। यहाँ मेरा वाइड एंगल लेंस भी खो गया और नॉर्मल मोड में ही अब सारी वीडियोस बनेंगी। मलिंग नाला से नीचे चांगो तक और फिर सुमदो से काजा तक अब रोड सिंगल लेन है तो पास देने की थोड़ी दिक्कत रहती है। ये सर्पीले लूप्स पार करके हमें नीचे उतरना है। दूसरे ड्राइवर ने ये भी बताया कि काजा में जो HRTC के अड्डा इंचार्ज बैठते हैं वो आज वापस आ गए और अब मार्च के आसपास ही वापस जाएंगे। काजा से चलने वाली लोकल बसेस तो विंटर्स में वैसे भी बंद रहती हैं, बस ये शिमला काजा ही ऑपरेशनल रहती है जब तक वेदर परमिट करे। तो अब अगर मौसम कुछ हफ्ते ठीक रहा तो बस काजा जाएगी, वरना मार्च तक नाको या फिर समदो तक ही जाएगी। स्पीति में विंटर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए कल CM जयराम ठाकुर जी ने काजा में 9th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का इनॉग्रेशन किया था। उसकी वजह से भी आज काफ़ी गाड़ियां आ जा रही हैं। CM तो वैसे हेलीकॉप्टर से ही गए थे पर बाकी ऑफिसर्स बाय रोड गए। यहाँ चांगो के पास फिर हम डबल लेन रोड पर पहुँच गए और साथ में ये स्पीति नदी। इस छोटे से पुल को बाईपास करने के लिए यहाँ एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है और नीचे नदी में जमे हुए बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं। यहाँ चांगो में भी डाक दी गई।
दोपहर 1 बजे हम चांगो पहुंच गए। चांगो हांगरंग घाटी में है और अपनी उत्तम सेब की क्वालिटी के लिए फेमस है। नाको या खाप संगम से ही लैंडस्केप आपको स्पीति घाटी जैसा लगने लगेगा, बट आगे शलखर तक किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ही है। सुमदो से फिर स्पीति घाटी की शुरुआत होती है। ये शलखर गांव है और ये किन्नौर का आखिरी विलेज है। अब आगे सुमदो आएगा और हम स्पीति में एंटर करेंगे। यहाँ भी डाक दी गई। यहाँ मैंने देखा कि लोग अपने कामों में लगे हुए हैं और उतना वीराना नहीं है जितना 5 साल पहले होता था। इसकी सबसे बड़ी वजह है ये अच्छे रोड्स। पहले विंटर्स में इस तरफ आ पाना बहुत ही चुनौतियों भरा था। इवन यहाँ के लोकल लोग भी मंडी, रिवाल्सर या धर्मशाला साइड चले जाते थे, पर अब हालात काफ़ी बदल गए हैं और यहाँ विंटर्स गुजारने के लिए पर्याप्त साधन हैं। फिर सुमदो आ गया और यहाँ तीसरा चेक पोस्ट है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपसे ड्रोन के लिए भी पूछा जाता है। स्पीति में ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। यहाँ से हम स्पीति घाटी में प्रवेश कर गए। सुमदो से ऊपर रोड कोरिक को जाता है, जो बॉर्डर के पास है। इंडो चाइना वॉर के टाइम इंडियन आर्मी को यहाँ लेप्चा में अपना बेस बनाना था, तो यहाँ के लोकल लोगों को रीलोकेशन के लिए कंपनसेशन दिया गया और उस टाइम चंडीगढ़ बन रहा था, तो उन्हें वहाँ रीलोकेट करने का ऑफ़र भी दिया गया। लेकिन लोकल्स को लगा कि वो अपने पहाड़ छोड़कर कहाँ जाएंगे और सेबों की पैदावार ही उनका मेन ऑक्यूपेशन था। तो यहाँ कुछ 10 किलोमीटर्स आगे ग्यू गांव के पास उन्होंने अपना एक नया गांव बसाया और उस छोटे गांव को भी चंडीगढ़ का नाम दिया। तो अगर आपको यहाँ स्पीति घाटी में चंडीगढ़ नाम का बस स्टॉप दिखे तो हैरान मत होइएगा। अब कुछ स्ट्रेचेस में रोड पर बर्फ़ है और रोड भी संकरा है। एक पैसेंजर यहाँ सुमदो में उतर गए और अभी पीछे सिर्फ 2 बचे हैं और मुझे और स्टाफ को भी मिलाकर टोटल 5 लोग हैं। तो 1:40 पर हम पहुँच गए हुरलिंग। बस अब इससे आगे नहीं जाएगी। तो अब हम तीनों टूरिस्ट को ये देखना है कि कहाँ रुका जाए, आगे ताबो जाएं या ना। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सा सीन है, पर अच्छी बात यह है कि अभी 1:45 ही हुए हैं, तो काफ़ी टाइम है अभी अपने पास। तो आज रात के लिए ठिकाने का इंतज़ाम और आगे के सफ़र को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।